नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम सामाजिक में आपके जो चैप्टर नंबर 2 चल रहा है उसका दूसरा वीडियो बना रहे हैं। और इसमें हमने पहले कई वंशों को पढ़ लिया है। हम 1206 के आगे की बात कर रहे हैं। 1757 तक हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और पहले वाले वीडियो में हमने गुलाम वंश, ठीक है, लोधी वंश तक हमने पढ़ लिया था, गुलाम वंश से। और ठीक है, इससे पहले लोधी वंश पढ़ा, खिलजी वंश पढ़ा, सैयद वंश पढ़ा। और ये सल्तनत काल था जिसमें 5 वंश आते हैं, तो वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे मुग़ल काल से आगे, मुग़ल काल से ही पढ़ेंगे। जैसा 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो पानीपत का युद्ध हुआ था, इसमें इब्राहिम लोदी पराजित हो जाता है और बाबर युद्ध जीत जाता है। और वहीं से भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना मानी जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? तो आपसे कहा जाए, पूछा जाए कि मुग़ल साम्राज्य की स्थापना भारत में कब से मानी जाती है, तो कब से मानी जाती है? 1526 से। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं मुग़ल काल। बाबर 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर भारत में मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक बना। ठीक है, तो मुग़ल साम्राज्य की स्थापना भारत में कब होती है? 1526 में। कौन सी घटना से? पानीपत के प्रथम युद्ध। ठीक है, और स्थापना करने वाला कौन है? बाबर। ये तुर्क मुसलमान था, तुर्क से आया हुआ था और तैमूर का वंशज था। ठीक है, चुगताई तुर्क वंश से संबंधित होने के साथ साथ मंगोल सेना नायक चंगेज खां के वंश से भी इसका ताल्लुक़ था। इसकी माँ चंगेज खां की वंशज थी। इसकी माँ जो थी वो चंगेज खां के वंश से थी। जाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर प्रारंभ में पिता की मृत्यु के बाद फरगना की गद्दी पर बादशाह की उपाधि के साथ बैठा। ठीक है, इसके पिता की मृत्यु कहाँ होती है? फरगना में। जाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है, इसका नाम है ये पूरा। तो फरगना का बादशाह बनता है सबसे पहले ये, और बादशाह की उपाधि धारण करने वाला ये पहला तैमूर वंशीय शासक था। ठीक है, बादशाह की उपाधि धारण करने वाला तैमूरों में ये पहला ही था। आगरा से 40 किलोमीटर दूर खानवा में बाबर एवं राणा सांगा का युद्ध मार्च 1527 में होता है। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। ठीक है, तो आगरा से 40 किलोमीटर दूर है, बाबर और राणा सांगा के बीच में। तो राणा सांगा अपने राजस्थान के हैं। तारीख याद रखना, मार्च 1527 को। ठीक है, बाबर ने ये युद्ध तुगलुमा पद्धति से लड़ा एवं जिहाद का नारा दिया। बाबर ने जो ये लड़ाई लड़ी थी खानवा के युद्ध की, उसको तुगलुमा पद्धति से लड़ा था और उसने एक नारा दिया था जिहाद का। ठीक है, तो इसको मतलब जिहाद मतलब धर्म, युद्ध को धर्म युद्ध घोषित कर दिया था इसने, और इसमें इसकी विजय हुई। तो विजय होने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, पूछा जाए खानवा के युद्ध में जीतने के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? गाजी। 1528 में बाबर ने चंदेरी के मेदिनी राय को परास्त किया। फिर 1528 में एक युद्ध लड़ा बाबर ने, चंदेरी का शासक था उस समय मेदिनी राय, उसको हरा दिया। फिर 1529 में घाघरा के युद्ध में बाबर ने अफगानों को परास्त किया। घाघरा ये बिहार में है। ठीक है, तो अफगानों को पराजित कर दिया 29 में। ठीक है, 27 में तो वो लड़ा किससे? राणा सांगा से। और कहाँ का था? खानवा का। 28 में चंदेरी के जो मेदिनी राय है उनसे लड़ा, वहाँ पे जीता। 29 में घाघरा के युद्ध में उसने अफगानों को हराया। किसकी बात हो रही है? बाबर की। और बाबर की मृत्यु हो जाती है 26 दिसंबर 1530 को, और इसे यमुना के किनारे आगरा में राम बाग में दफनाया गया। ठीक है, आराम बाग भी आता है ये, राम बाग, कहीं आराम बाग लिखा होता है। बाद में बाबर की इच्छानुसार उसे काबुल में दफनाया गया। ठीक है, बाबर की इच्छा थी कि मुझे मरने के बाद कहाँ दफनाया जाए? काबुल में। तो फिर वहाँ से इसको कहाँ दफनाया गया? काबुल में। बाबर ने अपनी दिनचर्या की पुस्तक तुर्की भाषा में लिखी थी जिसका नाम है बाबरनामा। तो बाबर ने एक किताब लिखी स्वयं ने,
तो अपनी दिनचर्या जितने भी वो कार्यकलाप करता था सारी बातें उसने लिखी उसमें। तो उस किताब का नाम था बाबरनामा, जिसको तुज़ी के बाबरी भी कहते हैं। तो ये इसकी आत्मकथा है। अब्दुल रहीम खान खाना ने इसे बाद में फारसी में अनुदित किया। अब्दुल रहीम खान खाना जो था, रहीम जिसको कहते हैं हम, रहीमदास जी, और इसका ये तुझे के बाबरी जो था इसका इसने फारसी भाषा में अनुवाद किया। ठीक है। तो ये था अपना बाबर, 1526 में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना करने वाला, इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराने वाला। फिर उसके बाद इसने सबसे पहले देखो ये फरगना का बादशाह बनता है। इसकी माँ चंगेज़ खां के वंश की थी, और बादशाह बनने वाला, बादशाह की उपाधि धारण करने वाला ये तैमूर वंशों में पहला शासक था। और फिर इसने 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को पराजित किया। उसके बाद इसने 1528 में चंदेरी के मेदिनी राय को हराया। उसके बाद घाघरा के युद्ध में इसने अफ़गानों को परास्त किया, और अंत में 26 दिसंबर 1530 की बाबर को मृत्यु हो जाती है, और जिससे पहले यमुना के किनारे आगरा में राम बाग में दफनाया गया था। और उसके बाद उसके बाद इसको अंतिम इच्छा के अनुसार काबुल में दफनाया गया। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है बाबरनामा, या फिर उसको तुज़ के बाबरी भी कहा जाता है। ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी, और अब्दुल रहीम खान खाना ने इसको फारसी भाषा में अनुदित किया। ठीक है। तो ये था बाबर। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं शासक बना। बाबर के बाद उसका पुत्र नासिरुद्दीन हुमायूं शासक बना। हुमायूं ने अपने भाई कामरान को काबुल और कंधार, अश्करी को शंबल, हिंदाल को अलवर एवं मेवात, एवं अपने चचेरे भाई सुलेमान को बदख्शां आता है कहीं पे का प्रदेश दिया था। ठीक है। तो बाबर के पुत्र थे ये, एक तो हुमायूं था, कामरान था और अस्करी था। तो राजा शासक कौन बना इसमें? बादशाह तो बना हुमायूं, और हुमायूं ने अपने भाई कामरान को तो काबुल और कंधार का बना दिया। अस्करी जो था उसको संभल का राज्य दिया, और हिंदाल जो था उसको अलवर और मेवात का दिया। ठीक है। और चचेरा भाई था इसका सुलेमान, उसको बदख्शा का प्रदेश दिया। ठीक है। हुमायूं ने दीन पना नामक नए शहर की स्थापना की। दीन पना नामक शहर स्थापित किया। उसने मालवा और गुजरात पर आक्रमण किया। हुमायूं एवं अफ़गान शासक शेर खां के मध्य बक्सर के निकट चौसा नामक स्थान पर 1539 में युद्ध हुआ, जिसको चौसा का युद्ध कहते हैं। याद रखना किस किस के बीच हुआ? हुमायूं और शेर खां के मध्य बक्सर का युद्ध लड़ा गया है ना। बक्सर का युद्ध कह दो, चौसा का युद्ध कह दो, सन याद रखना 1539। ठीक है। इसमें मुग़लों की पराजय हुई, यानी जो हुमायूं था वो हार गया। चौसा की जीत के बाद शेर खां शेर शाह की उपाधि धारण करता है, और ये शेर खां ने किसकी उपाधि धारण कर ली? शेर शाह की, और अपने नाम के सिक्के चलाता है। शेर शाह का वास्तविक नाम था फरीद खां। 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध शेर शाह एवं हुमायूं के मध्य हुआ। 1540 में फिर वो युद्ध हुआ। 39 में तो चौसा का हुआ, और फिर उसके बाद कन्नौज या जिसको बिलग्राम का युद्ध भी कह देते हैं, उसमें हुमायूं और किसके बीच हुआ? वापस शेर खां। हुमायूं हार कर भाग गया। यहाँ से हुमायूं क्या करता है? फिर हार जाता है और भाग जाता है। दिल्ली की सल्तनत शेर शाह के अधिकार में चली गई। निर्वासित जीवन में ही उसने भटकल के पास शेख अली अख्तर की लड़की हामिदा से शादी की। ठीक है। जब वहाँ से हुमायूं भाग गया तो उसने भटकल नामक व्यक्ति था, उसके पास शेख अली अख्तर की लड़की, ठीक है, शेख अली अख्तर की, भटकल के पास शेख अली अख्तर नामक व्यक्ति था, उसकी लड़की थी हमीदा। उससे इसने क्या कर ली? शादी कर ली, और आगे चलकर अकबर की माँ बनी, और इसी से अकबर का जन्म हुआ। हमीदा बानो बेगम जिसका नाम आता है, और ये अकबर की माँ थी, इसी से अकबर का जन्म हुआ था। धीरे धीरे हुमायूं ने कंधार और काबुल को वापस जीत लिया। हिंदुस्तान को पुनः जीतने के प्रयास में 1555 में उसने लाहौर पर कब्जा कर लिया। ठीक है। 1555 में किसको जीतता है? वापस लाहौर को।
उसने नसीब खां एवं तातार खां के नेतृत्व वाली अफ़गान सेना को मच्छीवाड़ा के युद्ध में हराकर पंजाब पर भी अधिकार कर लिया। ठीक है, मच्छीवाड़ा का युद्ध अफ़गान सेना और इसके बीच में हुआ। फिर देखो जून 1555 में सरहिंद के निकट उसने अफ़गानों को पराजित कर दिया। फिर उसने सरहिंद के पास अफ़गानों को हरा दिया। अफ़गानों का नेतृत्व सिकंदर सूर और मुग़लों का नेतृत्व बैरम खां ने किया। इसके बाद 23 जुलाई 1555 को हुमायूं दूसरी बार दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, तो ये फिर से दिल्ली का शासक बन गया। कब? 1555 में। लेकिन कुछ समय बाद ही 24 जनवरी 1556 को दीन पनाह में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसलकर गहरी चोट के कारण यह मर गया। मतलब दीन पनाह एक पुस्तकालय था, तो उसकी ये सीढ़ियाँ उतर रहा था 1556 में, तो वहाँ से फिसल कर गिरा और घायल हो गया और फिर ये मर गया। हुमायूं अफ़ीम के नशे में चूर रहता था, बहुत नशा करता था ये, किसका? अफ़ीम का। वह ज्योतिष में आस्था रखता था, इसलिए उसने सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया था। ठीक है, ये 7 तरह के कपड़े पहनता था, ज्योतिष में ज़्यादा विश्वास करता था, रोज़ अलग अलग रंग के कपड़े। तो अब देखते हैं सूर साम्राज्य। सूर साम्राज्य का संस्थापक फरीद, जिसको शेरा खां, हसन खां का बेटा था, जो जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम बिहार का जमींदार था। दक्षिण बिहार के तत्कालीन शासक बहार खां ने निहत्ते फरीद द्वारा शेर खां को दक्षिण बिहार में तत्कालीन शासक बहार खां ने निहत्ते फरीद द्वारा शेर मार दिए जाने पर उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, बिना किसी हथियार से इसने फरीद ने क्या करा? शेर को मार दिया और तभी से इसको क्या कहा गया? शेर खां। इसका साम्राज्य पश्चिम कन्नौज से लेकर पूर्व में असम की पहाड़ियों तक तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था। मालवा भी शेरशाह ने जीत लिया और 1544 में इसने मालदेव को हराकर शेरशाह ने अजमेर, जोधपुर एवं मेवाड़ पर भी अधिकार कर लिया। शेरशाह ने मालदेव से युद्ध बड़ी मुश्किल से जीता, जबकि जेता कुंपा ने वीरतापूर्वक संघर्ष किया। तभी शेरशाह ने कहा था, ये शेरशाह सूरी है ना, तो इसने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो ये बात कहने वाला कौन था? शेरशाह सूरी। और कब कहा था इसने? मालदेव से जब ये युद्ध लड़ रहा था उस समय। मेवाड़ पर भी उसका सांकेतिक अधिकार हो गया। 1544 में कालिंजर के युद्ध के दौरान बारूद में विस्फोट होने से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। शेरशाह के बाद इस्लाम शाह ने 1553 ईस्वी तक शासन किया, लेकिन बाद में अयोग्य उत्तराधिकारियों के आपसी संघर्ष से सूर साम्राज्य का पतन हो गया। शेरशाह के सुधार एवं निर्माण प्रसिद्ध है। उसने भूमि माप एवं लगान व्यवस्थित कर गल्ला बख्शी या बंटाई, नस्क मुक्ताई या कनकूत और नकदी या जब्ती प्रणाली प्रचलित की। 4 बड़ी सड़कें एवं अनेक सरायों का, सराय मतलब धर्मशालाएँ होती है, का निर्माण कराया। उसकी सबसे लंबी सड़क बंगाल के सोनार गांव से लेकर पेशावर तक थी, जिसका अस्तित्व आज भी है। ये सड़क ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जानी जाती है। तो ये भारत की पहली सड़क भी कहलाती है। मुद्रा ढलाई में सुधार करते उसने तांबे का 380 ग्रेन का दाम तथा चांदी का 178 ग्राम दाम का रुपया जारी किया। सासाराम बिहार में एक झील के मध्य अपने मकबरे का निर्माण करवाया। ये मकबरा डमरू की आकृति वाला दिखाई पड़ता है, जिस पर हिंदू मंदिरों का प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, तो ये बीच में एक साम्राज्य आया था, सूर साम्राज्य, और इसका प्रमुख शेरशाह सूरी था। ठीक है, इसके बाद लगभग धीरे धीरे इस साम्राज्य का पतन हो गया। अब हम वापस हुमायूं के बाद अकबर को पढ़ेंगे। आइए नेक्स्ट पेज पर। अकबर का जन्म देखो अमरकोट पाकिस्तान में, उस किले में 1542 में हुआ था।
ठीक है। इसका समय 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो उसके बाद ये राजा बना था। तो इसका जन्म जो है 1542 में हुआ, अमरकोट पंजाब पाकिस्तान में। 13 वर्ष की आयु में 14 फरवरी 1556 को कलानौर में ईंटों का सिंहासन बनाकर बैरम खान ने उसका राज्याभिषेक किया। ठीक है, जब अकबर शासक बना तो उस समय ये 13 वर्ष का था और 14 फरवरी 1556 की बात है। जगह है कलानौर और वहाँ ईंटों का सिंहासन बनाकर बैरम खां जो इसका संरक्षक था उसका राज्याभिषेक कर दिया। बैरम खां को उसका संरक्षक बनाया गया। अफगान सेनापति हेमू एवं मुग़ल प्रतिनिधि बैरम खां के मध्य पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई और 5 नवंबर 1556 को ये लड़ाई होती है। तो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ कब? 5 नवंबर 1556 को। कौन कौन लड़ते हैं इसमें? हेमू अफ़गान का सेनापति और इधर से कौन लड़ा? अकबर की तरफ से मुग़लों का प्रतिनिधित्व किया बैरम खान ने। गर्दन में तीर लग जाने से हेमू बेहोश हो गया और अफ़गानों की हार हो गई। हेमू बिहार के अफ़गान मोहम्मद आदिल शाह का सुयोग्य हिंदू सेनापति था। वह 22 युद्धों में विजय प्राप्त कर चुका था। उसने राजा विक्रमजीत की उपाधि धारण की थी। किसने? हेमू ने। अकबर ने 1516 में संगीत प्रेमी बाज बहादुर से मालवा चुनार का किला, गोंडवाना का किला जीत लिया। उसने सुदर्शन हाड़ा से रणथंभौर का किला भी जीत लिया। राजा रामचंद्र ने कालिंजर का किला अकबर को सौंप दिया और 1570 में मारवाड़ एवं बीकानेर दोनों ने अपने किले अकबर को दे दिए। ठीक है, तो धीरे धीरे अकबर ने क्या किया? पूरे भारत पर अपना कब्ज़ा जमा लिया। सभी क्षेत्र उसके अधिकार में आ गए। तो आगे देखें, 1570 में मारवाड़ और बीकानेर दोनों ने अपने किले अकबर को दे दिए तथा मुजफ्फर शाह से गुजरात एवं दाऊद खां से बंगाल का क्षेत्र भी अकबर ने छीन लिया। देखो कितना विशाल साम्राज्य कर लिया था अकबर ने। महाराणा प्रताप मेवाड़ के थे। तो इनका मान सिंह तथा आसफ खां के संयुक्त नेतृत्व में मुग़ल सेना के साथ हल्दी घाटी का विश्व प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। तो याद होगा आपको, 1576 की बात है। परंतु मुग़लों को इसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई। प्रताप ने मुग़लों की अधीनता स्वीकार नहीं की। बाकी सभी लोग क्या थे? धीरे धीरे अकबर की अधीनता स्वीकार कर रहे थे, लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और फलस्वरूप क्या हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, लेकिन वहाँ भी वो अकबर को अपनी अधीनता में नहीं ला सके। परंतु मुग़लों को इसमें भी सफलता प्राप्त हुई। प्रताप ने मुग़लों की अधीनता स्वीकार नहीं की। मुग़ल सेना लौटते ही प्रताप ने अपने क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। सामंतों को अपनी जागीरें प्रदान की। काबुल मिर्ज़ा हकीम, कश्मीर यूसुफ, सिंध मिर्ज़ा जानी बेग, उड़ीसा निसार खां, कंधार हुसैन मिर्ज़ा, खालिद अली खां पर अकबर की मुग़ल सेना ने निर्णायक जीत प्राप्त की। इन सबको किसने हराया था? अकबर की मुग़ल सेना ने। अकबर ने खान देश का नाम धन देश रख दिया। मुग़ल सेना ने चांद बीवी के प्रबल प्रतिरोध का सामना करते हुए 1600 ईस्वी में अहमदनगर पर विजय प्राप्त कर ली। 1601 में असीरगढ़ पर भी मुग़ल अधिकार हो गया। ये अकबर की अंतिम विजय थी। 1601 में असीरगढ़ पर मुग़लों का अधिकार हुआ, लेकिन ये कहा जाता है कि अकबर की ये लास्ट जीत थी। 1564 में मालवा के गवर्नर अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में उज़्बेकों के विद्रोह कर दिया। अकबर ने उज़्बेकों के दोनों विद्रोहों को कुचल दिया। 1584 ईस्वी में गुजरात के विद्रोहों को कुचलने के कारण अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि दी गई। ठीक है, अब्दुल रहीम जो व्यक्ति था उसको 1584 में गुजरात के विद्रोह को दबाया और इसको खान खाना की उपाधि दी गई। यूसुफ जाइयों के हमले के समय राजा बीरबल एक नवरत्न की मृत्यु हो गई थी। अकबर स्वयं 1605 में एक लंबी बीमारी के बाद चल बसा। तो अकबर की जो मृत्यु है कब हुई? 1605 में बीमार पड़ गया और मृत्यु हो गई। उसे सिकंदरा के मकबरे में दफनाया गया।
उसने मकबरे पर बौद्ध निर्माण कला का प्रभाव है। अकबर ने गोवा से पुर्तगाली मिशनरियों को बुलवाया और उसने धर्मशास्त्रीय चर्चा करने के लिए फतेहपुर सीकरी में 1575 में इबादत खाना बनवाया। अकबर ने कई कार्य किए थे, उनमें देखो इबादत खाना बनवाया। 1581 में उसने दीन ए इलाही नामक धर्म प्रवर्तन किया, ये धर्म चलाया इसने। इस धर्म में सम्मिलित होने वाला पहला हिंदू राजा बीरबल था। ठीक है। शेख मुबारक ने अकबर को इनाम आदिल यानी मुजहिंद घोषित किया। सूफी मत के चिश्ती संप्रदाय को संरक्षण दिया। लाहौर एवं आगरा में ईसाइयों को गिरजाघर बनवाया। उसने जैन मुनि हरविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। दीन इलाही जो इसने धर्म चलाया था, अबुल फजल इसका प्रधान था। 1583 में अकबर ने इलाही संवत के नाम से एक नया कैलेंडर भी जारी किया था। ठीक है। राजपूतों के प्रति अपनाई गई नीति में अकबर ने वैवाहिक संबंध बनाना एवं शक्ति प्रदर्शन ही की युक्ति से राजपूतों की शक्ति को अपने अधीन करने का कार्य किया था। अकबर के साथ संधि करने वालों में पहला राजपूत राजा था कछुआ, ये जयपुर के शासक थे। कछुआ शासक भारमल। ठीक है। इसने अपने सबसे पहले राजपूतों में से मुग़लों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। उसने भगवान दास एवं राजा मान सिंह को दरबार में उच्च पदों पर नियुक्त किया था। ठीक है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ के राजवंशों ने मुग़ल अधीनता स्वीकार कर ली, परंतु वे पृथक ही बने रहे। 1564 में अकबर ने जजिया कर भी जो उसने लगाया था उसको भी समाप्त कर दिया। फतेहपुर सीकरी 1569 से लेकर 1584 तक शाही राजधानी रही। वहाँ का बुलंद दरवाज़ा जो मस्जिद के दक्षिणी द्वार पर है वह अकबर के गुजरात विजय के स्मारक स्वरूप बनाया गया था। ठीक है। अब अकबर के बाद हम पढ़ेंगे जहांगीर को। शेख सलीम चिश्ती के नाम पर इसका नाम सलीम रखा गया। जहांगीर का दूसरा नाम क्या था? सलीम। सैन्य सेवाओं के कारण सलीम को 12 हज़ारी मनसब प्राप्त थी। 1599 में सलीम ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अकबर द्वारा दमन के लिए भेजे गए अबुल फजल का 1602 ईस्वी में उसने वध करवा दिया और 1605 में आगरा के किले में सलीम ने नरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह की उपाधि धारण कर मुग़ल सत्ता संभाल ली। ठीक है। कब? 1605 में। कहाँ पर? आगरा के किले में। ठीक है। क्योंकि 1605 में ही किसकी मृत्यु होती है? अकबर की। तो उसने सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया था। सिख गुरु अर्जुन देव जो थे जहांगीर की कंधार विजय सैनिक तथा व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो नेक्स्ट पेज में देखिए आप। 1611 में जहांगीर ने मेहरुन्निसा नामक विधवा से विवाह करके उसे नूर महल या नूरजहाँ की उपाधि धारण करवाई। तो जहांगीर ने 1611 में एक विधवा महिला थी, इसका नाम मेहरुन्निसा था, उससे क्या किया? इसने विवाह कर लिया और उसको क्या कहा? नूर महल या फिर उसको नूरजहाँ, नाम सुना होगा आपने। तो बाद में उसे बादशाह बेगम बनाया गया। ब्रिटिश दूत कैप्टन हॉकिंस तथा सर टॉमस रो उसके दरबार में आए थे और 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई। ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखना। ये अंग्रेज़ थे दो, कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो, इसके दरबार में आए थे, व्यापार की अनुमति मांगने आए थे और 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद शाहजहाँ शासक बना। इसका बचपन का नाम खुर्रम था। 1612 में इसका विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज़ महल से हुआ। जो मुमताज़ जानते हो इतिहास में, जिनके याद में ताजमहल बनाया गया था, तो ये आसफ खां की पुत्री थी और इनका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है। जिसको मुमताज़ महल के नाम से जानते हैं।
फरवरी 1628 में आगरा में इसका राज्यारोहण हुआ। इसके काल में खान जहां लोदी जुझार सिंह का विद्रोह हुआ। शाहजहाँ ने 1632 में पुर्तगालियों को हुगली में पराजित किया। हुगली बंगाल वहीं है, कलकत्ता के पास बंगाल में। उसने अहमदनगर का विलय मुगल साम्राज्य में कराया। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह को परास्त किया। 1652 में शाहजहाँ ने अपने पुत्र, शाहजहाँ का बेटा औरंगजेब, इसको दक्कन का वायसराय बनाया था। 1657 में औरंगजेब ने शाहजहाँ को आगरा के किले में कैद कर लिया। देखो, औरंगजेब बहुत खतरनाक शासक था। इसने क्या किया, शाहजहाँ को आगरा के किले में कैद करवा दिया और अपने भाइयों दारा, मुराद, शुजा इन सबको मारकर वह स्वयं गद्दी पर बैठ गया। कौन? औरंगजेब। 3 भाइयों की हत्या करता है ये और स्वयं राजा बन जाता है। 1666 में शाहजहाँ की मृत्यु हो गई और उत्तराधिकारी हेतु धर्मत का युद्ध होता है। दारा सिको और औरंगजेब के मध्य हुआ। फ्रेंच यात्री बर्नियर टेवनियर एवं इटालियन यात्री मनुची ने शाहजहाँ के शासनकाल का वर्णन किया है। अगला शासक अब कौन बन गया? औरंगजेब। 1666 में शाहजहाँ की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, लेकिन ये इससे पहले ही राजा बन जाता है क्योंकि इसको कैद कर लेता है शाहजहाँ को। 1658 से 1707 तक इसका काल है। औरंगजेब ने शासक बनने के बाद असम, कूच बिहार, रंगपुर, कामरूप, मारवाड़ के राठौड़ों को पराजित किया। इसने राजा जयसिंह को दक्कन का गवर्नर नियुक्त किया। पुरंदर की संधि हुई थी जून 1665 में शिवाजी और राजा जयसिंह के मध्य। शिवाजी ने अपने 23 किले राजा जयसिंह को दे दिए थे, ठीक है, संधि के अनुसार। 1660 में शिवाजी राजा जयसिंह के प्रयासों से औरंगजेब के दरबार में पहुंचे, मगर औरंगजेब द्वारा उनका साथ गरिमा युक्त व्यवहार नहीं किया, अपितु षड्यंत्र पूर्वक उनको बंदी बना लिया गया। शिवाजी अपने सहयोगियों की चतुराई पूर्वक योजना से गुप्त रूप से किले से निकलकर महाराष्ट्र चले गए और 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने स्वयं जाकर बीजापुर पर कब्जा कर लिया। 1678 ईस्वी में गोलकुंडा पर भी उसने अधिकार कर लिया। उसके काल में हिंदू व्यापारियों पर 5% कर बढ़ाया गया, ठीक है, बहुत कर लगा दी उसने। 1669 में उसने मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया, ठीक है। 1669 में उसने एक आदेश जारी किया कि जितने भी हिंदू मंदिर हैं उनको तोड़ दिया जाए। और 1679 में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगा दिया, जो किसने हटा दिया था? अकबर ने। औरंगजेब ने भी मज़हब को एक औजार के रूप में प्रयोग किया। उसने अकबर के काल से चली आ रही प्रथा जरों का दर्शन एवं संगीत पर भी रोक लगा दी। 1707 में अहमदनगर में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके शासनकाल में 1668 में गोकुल के नेतृत्व में जाटों व 1672 में सत मानियों ने विद्रोह किया था। तो ये 1707 में इसकी मृत्यु है अहमदनगर में। पेज पलट दीजिए आप। आगे देखिए, सिखों के गुरु तेग बहादुर ने भी औरंगजेब के अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। इस कारण उन्हें मार दिया गया, ठीक है। किसको? गुरु तेग बहादुर सिंह को। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल वंश को कमज़ोर एवं अयोग्य उत्तराधिकारी मिले, जिससे मुगल साम्राज्य क्रमशः पतन होना प्रारंभ हो गया और सन 1707 में बहादुर शाह मुगल तख्त पर बैठा। इसकी मृत्यु के बाद कौन बैठता है? बहादुर शाह। सूरत की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी सन 1711 में बहादुर शाह के दरबार में अपना शिष्टमंडल भेजा। उस पर डोना जुलियाना डायस डा कोस्टा नामक एक ईसाई महिला का प्रभाव देखने को मिलता है, जिसे खातूम बीवी, फिदवी, दुआगो, जुलियाना की उपाधियाँ मिली हुई है। उसने पुर्तगालियों के हितों की बड़ी रक्षा की। 1712 से लेकर 1757 ईस्वी तक मुगल दरबार एवं तख्त षड्यंत्र एवं हत्या का केंद्र बनकर रह गया और तत्कालीन राजनीतिक शक्ति के रूप में उसका स्थान गौण हो गया। मतलब धीरे धीरे क्या था, मुगल साम्राज्य जो था वो पतन की ओर बढ़ने लग गया। कोई भी योग्य शासक नहीं मिला इसको, इस कारण से। मुगल कालीन जो प्रशासन था उसको देख लेते हैं। मुगल शासन प्रणाली भारतीय तथा विदेशी प्रणालियों का मिलाजुला रूप थी। बादशाह शासन का अधिपति सर्वे सर्वा होता था। वकील ये मुतलस वज़ीर बादशाह के बाद सबसे बड़ा अधिकारी हुआ करता था।
प्रधान सद्र मीरे समा नाम के दीवान वित्त विभाग के प्रमुख था। प्रांतीय शासन सूबों में विभक्त था, जो अकबर के समय 15 थे और औरंगजेब के समय बढ़कर 21 हो गए। इनमें सूबेदार, दीवान, सदर काजी, प्रांतीय बख्शी, कोतवाल आदि अधिकारी हुआ करते थे। जिले का शासन फौजदार, अमलगुजार, मालगुजारी का अधिकारी, बिती कची सहायक हुआ करता था। सिकदार परगना का प्रमुख होता था। आमिल मुंसिफ, फौजदार खजांची हुआ करता था। कानून गो पटवारियों का अधिकारी। ये सब उस समय प्रांतीय शासन व्यवस्था थी। बादशाह प्रधान सेनापति होता था। सेना मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। मनसबदारी जात और सवार में विभक्त थी। ठीक है, तो ये था मुग़ल काल। हमने मुग़ल काल पढ़ लिया है। अब इसके आगे हम सत्ता के साथ प्रतिरोध एवं सहयोग राजस्थान के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो किन किन लोगों ने मुग़लों से जो था संघर्ष किया और किन लोगों ने उनका साथ दिया, या सल्तनत काल से ही या जब से किन किन ने तो साथ दिया और किन ने इनका विरोध किया, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए काफ़ी है विद्यार्थियों, और कल के लिए बहुत कुछ बाकी है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।